come to this topic, bills of exchange. कह रहे हैं आज 2 ही क्लासेस थी, बस 2 ही क्लास थी क्या? गुलजार के पहले कोई क्लास नहीं थी? ऑनलाइन किसकी थी? अच्छा ठीक है, चलिए तो अपन आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। आप अपने नोट्स ओपन कर लें, लेट्स बिगिन। सबके पास जहाँ जहाँ जो भी जिसके नोट्स बने हैं वो ओपन कर लें, लेट्स स्टार्ट। जैसे ही रेडी हो तो मुझे बोले। रेडी? ऑनलाइन वाले बच्चे भी, आर यू ऑल रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके, सबसे पहले हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास पूरा एक्ट ही मौजूद है, आप पढ़ते हो लॉ में। बेसिकली बात इतनी सी निकल रही है कि अगर आप बिल्स को एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्लीज़ आप अपने नोट्स अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ सुनेंगे। और नोट्स अगर आपके पास है ही नहीं तो आप स्मार्ट बच्चों की तरह लॉगिन करेंगे फ़ोन में, और जैसे ही मैं कुछ कहूँ स्क्रीनशॉट, फिर अगला स्क्रीनशॉट, ये अक्लमंदी की निशानी है। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो लिख भी पूरा नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, तो वेस्ट ही होगा एफर्ट। तो बाय चांस आपको लगे मेरे पास चीज़ें लिखी नहीं है या कुछ, लॉगिन करके रखो, स्क्रीनशॉट हो, सुनते चलो बात को, ठीक है? तो मैं आपको साथ में कॉमन सेंस सिखाती ही रहती हूँ, उसका ज्ञान चलता ही रहता है। आइए, तो यहाँ पे आ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम यूज़ करते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस को आज ना करते हुए फ्यूचर पीरियड पे सेटल कर दें। जनरली ये 1 साल से कम पीरियड में पेएबल होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 4 महीना एंड सो ऑन। आगे, द पर्सन हु मेक्स या ड्रॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड ड्रॉअर या फिर मेकर। जो सेलर है ट्रांजैक्शन का, अभी मैं ड्राइंग से समझाती हूँ, और जो एक्सेप्टेंस देता है, स्वीकृति देता है, हामी भरता है, साइन करता है कि हाँ मैं पैसा दे दूँगा, उसको बोलते हैं ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर। तो अब हम ये एग्जाम्पल देखें, फोकस आपका स्क्रीन पे। एक सेलर है जिसका नाम है राम, एक बायर है जिसका नाम है मोहन। राम ने मोहन को सामान बेचा 10,000 रुपये का उधार। तो सेलर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा सेल की एंट्री। क्या एंट्री करेगा? मोहन टू सेल्स। मोहन को डेबिट करके बनाएगा डेटर, सेल्स नाम की इनकम। और मोहन अपने बुक्स में एंट्री करेगा परचेज़ की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इसके बाद आपसी में बात हुई कि भाई चलो एक बिल बना लेते हैं। तो बिल बनाएगा कौन? बनाएगा कौन बिल? द सेलर। हु विल मेक इट? द सेलर। तो दैट मीन्स हाल फिलहाल कौन बनाएगा? राम। तो उन्होंने बिल बनाया और उस बिल के ऊपर सारी डिटेल डाल दी कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पेमेंट होगा, अमाउंट जो भी है वो लिख दिया, डिटेल्स डाल दी, और मोहन को दिखाया कि भाई ये बिल बना है, आर यू अग्री? तो उसने कहा हाँ ठीक है, सारे टर्म्स मुझे मंजूर हैं। मोहन ने साइन किया, राम ने साइन किया, बिल तैयार हो गया। तो बना कौन रहा है? सेलर। स्वीकृति कौन दे रहा है? हामी कौन भर रहा है? बायर। और बिल बनने के बाद राम अब कहलाएंगे ड्रॉअर, बिल बनाने वाले, ड्रॉअर, और मोहन कहलाएंगे ड्रॉई और दी एक्सेप्टर, ठीक है? अब जर्नल एंट्री की बात करें तो राम की बुक्स में अब जर्नल एंट्री क्या आएगी? दी एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखी नहीं है भले, लेकिन आई थिंक आप बेसिक हैं तो प्रोसेस कर पाएंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये बिल्स रिसीवेबल को क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि राम के लिए अब बिल्स रिसीवेबल एसेट है, और टू मोहन इसलिए करेंगे कि पहले उनको मोहन को डेटर बनाया था, तो डेटर हटा दिया जाएगा और बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट दिखा दिया जाएगा। अब बात करें बायर की बुक्स में, वहाँ पे उनके पास कौन खड़ा था एज अ लाइबिलिटी? राम। अब उनके पास एज अ लाइबिलिटी कौन खड़ा होगा? बिल्स पेएबल। तो एंट्री क्या आएगी? राम टू बिल्स पेएबल।
इससे राम नाम का क्रेडिटर हट जाएगा और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। क्या ये बेसिक समझ आ गया? तो पहले सेल परचेज होगा, उसके बाद जिसने बेचा है वो बिल बनाएगा, वो ड्रॉअर कहलाएगा, जिसने ख़रीदा है वो स्वीकृति देगा, वो ड्रॉई कहलाएगा, उसके बुक्स में बिल्स पेबल, इसकी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ए ने इस चैप्टर का एक रूल बताऊँ। ये चैप्टर आधे ही लोगों को लगता है बहुत टफ, आधों को लगता है बहुत इजी बनाने की निंजा टेक्निक। कंसिडर इट एज इफ इट इज़ अ स्टोरी, टेक इट एज अ स्टोरी। जब आप उसको एक कहानी के तौर पे समझने लगते हैं और एंट्रीज़ अगर आपको बेसिक अकाउंट्स की आती हैं बहुत इजी हो जाता है। और जहाँ आप उसको एज अ क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो डेटा याद ही नहीं रहता, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो कहानी के तौर पे उसको समझ लो तो बहुत बेहतर है। चलिए देखिए, ए ने बी को सामान उधार बेचा 12,000। उसके बाद एंट्री होगी, क्या होगी? बुक्स ऑफ ए में एंट्री B2 सेल्स, और बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेज टू ए। अब बिल बन गया, कौन बनाएगा? फटाफट बोलो, बिल ए। साइन कौन करेगा? बी। जैसे ही हो गया तो अब ए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और उधर बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, अब ये बिल बना है फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का, तो 3 मंथ्स बाद पेमेंट किया जाएगा। ए को पैसा प्राप्त होगा तो एंट्री आएगी ए की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक क्यों डेबिट कर रहा है? एसेट बढ़ रहा है। बिल्स रिसीवेबल क्यों क्रेडिट कर रहा है? वो जो एसेट ऊपर बनाया था वो ख़त्म हो गया। इधर क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल डेबिट क्यों हो रहा है? जो ऊपर लाइबिलिटी थी वो अब क्या हो गई? क्लोज, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। ये चीज़ बहुत बेसिक है, बहुत। हमारा इतना सेल्फ प्रिपरेशन होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले अगर हम इन एंट्रीज़ को 2-3 मिनट का वक्त दे दें तो बहुत है। जो मैं पिछले 5-10 मिनट से बोल रही हूँ, ये कंटेंट मैक्सिमम 2 मिनट का है कि पन्ना पलटा, रीड मारा, आगे बढ़े। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बट आपको कहीं गैप ना आए इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ ध्यान ये दीजिए, मानिए आप जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 22 को, और बोला बिल है 3 महीने का, और कहा कैलकुलेट करिए ड्यू डेट। तो आप 1 जन से काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। तो 3 महीने कहाँ आके रुके? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कहलाती है आपकी ड्यू डेट। और जब आप इसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ते हैं तो 1 अप्रैल के बाद क्या आई आपकी डेट? 2, 3, 4। तो 4 अप्रैल कहलाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। क्या कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट। इज़ दैट क्लियर? येस और नो? बट अगर हम प्रैक्टिकली कहें सवालों में तो वो ड्यू डेट भी कह दें अगर, तो वो मान मैच्योरिटी डेट रहे होते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्यू डेट, बड़े क्वेश्चन में, एंट्री वाले क्वेश्चन में, तो इनका मतलब है मैच्योरिटी डेट ही। ठीक है, तो वो इंटरचेंजेबल यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब हम एक ज़रा फटाफट से सिंपल एग्जांपल देख लें। यहाँ देखिए, हमारे पास ट्रांजैक्शन की डेट है और कुछ ड्यूरेशन है, और आपको काम पे लगना है। चलिए, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है डेट 1 अप्रैल। ध्यान यहाँ दीजिएगा, और सामने लिखे हैं 60 दिन। तो जब 60 दिन लिखे हैं तो आप उसको 2 महीना नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। 60 दिन मतलब गिनती से 60 दिन, और 2 महीना मतलब फिर डेट से डेट मैच होगी। तो चलिए ज़रा कैसे करना है यहाँ देखिएगा। मैंने कैसे करा है कैलकुलेशन, जस्ट हैव अ लुक। 1 अप्रैल से 60 दिन मैंने यहाँ लिखा अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, पहली तारीख पे तो बिल ही बना है तो वो तो गई, तो कितने दिन बचे? 29। फिर मई में 31 डेज़, दोनों को जोड़ो तो 60 दिन हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या डेट आ गई? 31 ऑफ मई। अब इसमें कितने दिन जोड़ेंगे? 3, तो डेट क्या आ जाएगी? 3 जून। क्या आपको टेक्निक समझ आई? बैठ के ऐसी गिनती नहीं करेंगे अपन अगर ऐसा काम कर लेते हैं तो काम बहुत स्पीड में हो जाता है। अभी मैं आगे और करवाती हूँ। नेक्स्ट देखो 30 मई, तो यहाँ से कितने महीने? 2,
तो यहाँ डेट से डेट काउंट करते हैं। 30 मई के बाद क्या आई, 30 जून, 30 जुलाई। अब 30 जुलाई आ गई, उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ देंगे, तो 30 के बाद 31 जुलाई, फिर 1 और 2, तो 2 अगस्त। क्लियर है। अब अगला देखो, कह रहे हैं 15 जैन, 3 महीना, 15 जैन से 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल ये डेट आ गई। 3 दिन जोड़ो, 18 अप्रैल, तो ये डेट आ गई। अगला बढ़ो, 25 अगस्त, 45 दिन गिनना है। तो इसमें मैं क्या टेक्निक आपसे कह रही हूँ लगाने को, उस महीने के दिन चेक करो। पहले तो अगस्त के दिन बोलो कितने होते हैं, 31। 31 में से 25 जा चुके, कितने दिन बचे, 6। तो अगस्त के बचे हैं 6 दिन। अगस्त के बाद आया सितंबर, सितंबर में कितने होते हैं, 30। तो 6 दिन बचे हैं अगस्त के, सितंबर के 30, दोनों जोड़ो तो होते हैं 36। हमें 45 दिन वेट करना है, तो 36 तो हो गए, 45 तक जाने के लिए 9 दिन और लगेंगे, तो 9 दिन अक्टूबर के। सो व्हाट इज़ द डेट कमिंग, 9 अक्टूबर। आर यू गेटिंग हाउ इट इज़ टू बी डन। ऐसे करने से क्या होता है ना, वो गिनती छूटती नहीं है, बहुत लंबा नहीं बैठता। तो जो महीना दिया है उसके टोटल डेज ले लो, और जिस डेट पे खड़े उतने दिन तो जा चुके, माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट मंथ ले लो, फिर नेक्स्ट मंथ ले लो, ताकि कहाँ तक हो जाएं आपके पूरे 45 डेज कवर। सो 9 अक्टूबर इज़ दी आंसर। कितने दिन जोड़ने हैं उसमें, 3 दिन। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 12 अक्टूबर इज़ दी मैच्योरिटी डेट। क्या कहते हैं, क्या ये क्लियर है। मैं आपको अगले दूँ, आप मुझे फटाफट करके देंगे। चलिए, सो आप नीचे करो ताकि आंसर नहीं देखो, जल्दी से। नो चीटिंग, चीटिंग करोगे पाप पड़ेगा। ऑनलाइन वाले भी चीटिंग करते हैं, पाप पड़ता है। एग्ज़ाम में फिर कुछ नहीं बनता है। चलो अब ऊपर देख लें। ये है आपके पास डेट्स और ड्यूरेशन। फटाफट से आंसर निकाल दो। लेट मी सी कितने लोग 1 से 2 मिनट में निपटा के दे रहे हैं मुझे। अब तो देख ली, तो आप चोर हैं। डन, झूठ काय का डन, स्क्रीनशॉट लिया है क्या, इतने पूरे कर लिए इतनी जल्दी, ये तो टू मच ही हो गया है। आप पूरे कर लें मेरे बच्चे, उसके बाद सारे के आंसर्स इकट्ठा भेजिएगा एज अ सिंगल चैट। कह रहे हैं भरोसा नहीं है, नहीं है हुसैन, मैं ऐसे इमोशनल बातें नहीं करती, एज अ व्यक्ति भरोसा है, लेकिन क्वेश्चन हो गया है तुम्हारा इतनी जल्दी, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। दोनों ही करना है बेटू, ड्यू डेट भी और मैच्योरिटी डेट भी, बोथ। Done? Good. Okay.
और निशाना होना चाहिए अर्जुन का निशाना, ऐसा नहीं कि एक डेट आगे एक डेट पीछे। अगर आंसर आए तो वो परफेक्ट हो, वो तो हमें टॉपिक आता है, अगर उसमें आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब हमें नहीं आता है। ऐसा नहीं होता थोड़ा आता है, क्योंकि थोड़ा आता है में हम एग्ज़ाम में रिस्क लेके जा रहे हैं, हमें बिना रिस्क के जाना है। प्रेपरेशन ऐसी होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ओके। स्टार्ट करें क्या डिस्कशन? चलिए 1 फरवरी से गिनती अगर हमें करनी है तो आपका आंसर बोलिए क्या आ रहा है? व्हाट्स योर ड्यू डेट? कम ऑन स्पीक। बोल क्यों नहीं रहे हो? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल, नॉट बैड, राइट। एंड व्हाट्स योर मैच्योरिटी डेट? अब ये सब बोल रहे हैं, क्या ना 2 के बाद तो 5 बोल लेते हैं। 5 अप्रैल, ओके। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? इज इट 2 मई एंड देन 5 मई? नेक्स्ट व्हाट इज़ द आंसर? 12 अप्रैल एंड देन 15 अप्रैल। इज इट राइट? गुड। नेक्स्ट इज 30 दिसंबर एंड 2 जैन एंड देन 20 सितंबर और 23 सितंबर, फिर 9 फरवरी और 12 फरवरी। क्या कहते हैं? कितने लोग के सारे सही हैं? पूरे 6। रेज योर हैंड। गुड गुड। बाकी की क्या कहानी है? कितनों का एक गलत है? कौन सा गलत है? लास्ट में क्या बुराई थी? 31 दिसंबर के बाद 40 दिन है तो जैन में 31 होते हैं, और 40 के लिए 9 फेब में। ये तो बहुत ही ईजी था। कह रहा मैम एंड तक आते आते ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था तो उसको हमने इज्जत नहीं दी। चलिए फिर, आई थिंक दी हालत इज़ बेटर नाउ एंड आप कर लेंगे, ध्यान यहाँ दे लेंगे। लेट्स गो अहेड फास्ट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट when bill is payable on specific date. Pay attention, it can come as a small question, 1 marks or so. अगर कोई स्पेसिफिक डेट दी है, बोला है 2 फरवरी को पेमेंट होना है, बोला है 15 अप्रैल को पेमेंट होना है, तो फिर तो वही डेट होगी ड्यू डेट, उसमें फिर क्या ही बात है। When bill is payable after certain months, तो महीनों की गिनती अभी आपने कर ली। फिर बोल रहे हैं when it is payable after certain days, डेज़ की भी गिनती कर ली। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, पढ़ो। If such date is not there in that month, then last date of the month shall be the due date. What are they trying to say? Example देखो, for example बिल बना है 30 नवंबर को और बिल है 3 महीने का, तो गिनती लगाओ। 30 नवंबर के बाद 30 दिसंबर, 30 जन, 30 फेब, तो क्या होगा? 28 फेब। क्या होगा? 28 फेब। तो दैट इज़ वॉट इज़ टू बी रिमेंबर्ड कि अगर उस महीने में वो डेट नहीं आती, इफ़ सच डेट इज़ नॉट देयर इन दैट मंथ, देन द लास्ट डेट इज़ द ड्यू डेट। अगली बात समझ? विल यू बी एबल टू रिमेंबर? ओके। अब इसके बाद अगर एकदम से कोई छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा? सक्सीडिंग। क्या आएगा? सक्सीडिंग। और अगर एडवांस में था तो प्रिसीडिंग। जैसे मैं कहूँ 15 अगस्त, तो ये कोई एडवांस में पता होता है या सडन हो जाता है? एडवांस में पता है, बचपन से पता है 15 अगस्त छुट्टी ख़त्म, तो डेट क्या बैठेगी? 14। इज़ दैट क्लियर? बट ऑल ऑफ अ सडन वो हो गया था, वो कोविड के चक्कर में अनाउंसमेंट के कल सब बंद है, तो वो तो सडन था ना। तो फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट है, सक्सीडिंग बिजनेस डे, ये भी याद रखना, सक्सीडिंग बिजनेस डे। बता पड़ा, सक्सीडिंग डे भी कोई छुट्टी है, तो जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे होगा, वर्किंग डे, वो डे हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट वर्किंग डे या बिजनेस डे। चलिए, सो दिस इज़ फाइन, वी गो अहेड एंड वी हैव दिस पोर्शन। हम अकाउंटिंग में पहुंच रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बिल, मुझे आप सीधे चाहिए और एनर्जी लेवल आपका हाई चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ बिल 4 कैटेगरीज आती हैं। होल्ड टिल मेच्योरिटी, इसका सिंपल मतलब है कि किसी से हमको बिल वो मिला, साइन वाइन हुआ, और हमने उस बिल को अपने पास ड्रॉर में रखा हुआ है और वेट कर रहे हैं कि भाई 2 महीने हो जाएं पैसे मिलेंगे, या 4 महीने हो जाएं पैसे मिलेंगे। सो होल्ड किया है तब कब तक? टिल मेच्योरिटी। दूसरा आ रहा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तीसरा एंडोर्समेंट, और चौथा सेंट फॉर कलेक्शन। पहले वाले को अगर हम देखें तो उसमें कुछ नहीं है, जो देखा था वही है। ए ने सामान बी को बेचा, एंट्री हो जाएगी B2 सेल्स परचेज टू ए। मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रही? ए ने बिल बनाया और एक्सेप्ट हो गया, तो ए ने बिल बनाया तो एंट्री क्या हुई? बिल्स रिसीवेबल टू बी। वहाँ क्या हुई? A2 बिल्स पेबल। फिर क्या हुआ?
डेट आई, बोल रहा है ऑन मैच्योरिटी इट वाज सेटल्ड, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल टू बैंक, गुड। अब इसके बाद आती है आगे की कहानी। नेक्स्ट है आपके पास केस किसका, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के लिए ड्राइंग को देखें गौर से, आपको स्क्रीन पर ड्रॉर दिख रहा होगा। इस व्यक्ति ने उधार सामान इनको बेचा, सबसे पहले बेचने की एंट्री आएगी, तेज़ आवाज़ में बोलो क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन्होंने सामान खरीदा, क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। फिर बिल बन गया, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉइंग, इनके पास ड्रॉर टू बिल्स पेएबल, ये भी ठीक है। इसके बाद ये बेचारों को 2 महीने वेट करना पड़ता, तो इन्होंने कहा 2 महीने वेट करना पड़े, धंधे में तो मुझे पैसे चाहिए, तो ये गए बैंक के पास। इन्होंने बैंक से कहा, बैंक देखो मुझे 2 महीने बाद ना पैसे मिलेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे आज पैसे दे दो, कल को जो मुझे पैसा मिलना है 20,000 वो मेरी जगह तुम्हें मिल जाएगा। आज तुम मुझे पैसे दे दो और कल को जो मुझे पैसा मिलना है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो बैंक ने कहा हम क्यों करें ऐसा, तो हमने कहा अच्छा ठीक है तुमको चार्जेस ले लो। तो उसने कहा फिर बात ठीक है चलती है। तो 20,000 का बिल है, बैंक ने 200 रुपये काटे और हमें अभी एडवांस में कितने दे दिए, 19,800। और जब 2 महीने पूरे होंगे तो अब जो ड्रॉई है वो पेमेंट किसको करेगा, बैंक, और यहाँ कितने जाएंगे, 20,000। तो आप टेक्निक ये समझो कि बैंक ने हमसे हाथ से 200 रुपये नहीं लिए, बिल 20 का था तो उसने कहा हम 19,800 दे रहे हैं, 200 काट रहे हैं, और जब डेट आएगी तब मुझे जब 20,000 मिलेंगे तो मुझे 200 रुपीज़ का बेसिकली इनकम हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब हम यहाँ एंट्री देखें कि भाई ड्रॉर जब ये डिस्काउंटिंग करा रहा है तो क्या एंट्री करेगा, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हम अपना बिल उठा के इनको दे देंगे, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, और वैसे हमें 20,000 मिलते लेकिन हमें जल्दी पड़ी थी इसीलिए 200 कम मिल रहा है, हमें ही जल्दी पड़ी थी इसीलिए हमें 200 कम मिल रहा है, तो 200 का हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। ओके, इस टाइम मैम ड्रॉई क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो तो बैठा हुआ है, 2 महीने बाद देगा पैसे, अभी अपना काम कर रहा है। अब 2 महीने का समय समाप्त हुआ, मैच्योरिटी आ गई, अब इनके पास कोई पैसा नहीं आएगा और इनके पास से पैसा जाएगा, तो इनका जो ये लाइबिलिटी खड़ी थी बिल्स पेएबल वो पे हो जाएगी, तो बिल्स पेएबल टू बैंक। गॉट इट। चलिए आगे नेक्स्ट केस हमारे पास इसी में आता है डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन। अभी तो 200 सीधे दिया था बट कई बार निकालना पड़ता है, तो जो बिल की वैल्यू है वो इनटू करते हैं हम रेट बाय 100 और इनटू करते हैं टाइम रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी बाय 12 या 365। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम नहीं, टाइम रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी। क्या बोला मैंने, टाइम रिमेनिंग फॉर मैच्योरिटी बाय 12 या 365। मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, देखिए ए ने सामान बेचा बी को बेचा, क्या आप लोग को इसकी एंट्री आती है, फटाफट बोलो हाँ या ना, यस। फिर क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल बनेगा, तो बिल बना और इनका बिल्स पेएबल आया। ये क्लियर होता है आपको, मुंह खोल के हाँ तो बोला करो, तो मुझे ये लगे हाँ मेरे बच्चों को इतना आता है तो मैं आगे का सिखा दूँ, इतना आता है ठीक। अब क्या हुआ, डिस्काउंटिंग, कौन कहाँ गया, ए गया बैंक के पास। अब यहाँ करा क्या, डिस्काउंट करवाया किस डेट पे, 4 अगस्त, और ऊपर देखो ये जो बिल बना था वो कब बना था, 1 जुलाई। तो ये 1 जुलाई नहीं गया पैसे निकालने, ये कब गया, 4 अगस्त। और ये बिल कितने समय के लिए बना था, 3। तो देखो 1 जुलाई से अगर हम गिनती करें 3 महीने की, तो 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 दिन जोड़े तो 4 अक्टूबर डेट निकलेगी। बोलो यस और नो, क्या डेट आएगी, 4 अक्टूबर। तो वो इस दिन उसने डिस्काउंटिंग नहीं कराई, उसने डिस्काउंटिंग इस डेट पे करवाई है, तो बैंक को कितना समय वेट करना पड़ेगा पैसे प्राप्त करने के लिए। तो बैंक ने इस डेट पे पैसा दिया, इस पे नहीं दिया, बैंक ने यहाँ पैसा दिया है, तो बैंक विल हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स। तो बैंक चार्जेस कितने महीने पे लगेंगे, 2 महीने, 3 पे नहीं लगा देना है, कितने पे लगेंगे, 2। कई बच्चे 1 पे लगा देते हैं, बेचारे भूल जाते हैं करना क्या था। तो बैंक को कितना टाइम वेट करना है, 2 महीने। तो बस आप क्या करेंगे, 40,000 का बिल, 12% का रेट, 2 महीना वेटिंग पीरियड, कितना है चार्जेस, 800। अब हम यहाँ ज़रा अपनी एंट्री चेक कर लें। बैंक डेबिट 39,200,
चार्जेस 800, बिल्स रिसीवेबल गया 40,000। मैच्योरिटी पे हमारे पास कुछ नहीं आएगा और इनके पास से बिल्स पेबल का पेमेंट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? श्योर? चलो तो हम जाते हैं आगे एंड लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब एंडोर्स का मतलब क्या होता है? ए है, ये बी है, इन्होंने इनको सामान उधार बेचा। क्या आपको इसकी एंट्री आती है? जल्दी बोलो। इसकी एंट्री आती है सेल करने की? यस। इनकी बुक्स में क्या एंट्री आएगी यहाँ? या तो मैं ऐसे जवाब देती हूँ ना, मेरा ऐसा लगता है पढ़ाओ नहीं, इतनी मरी गिरी आवाज़ में ऐसी फटीचर एंट्री भी नहीं बता पा रहा है। तुम्हें नहीं आती इसकी एंट्री? तो बोलो दमदार आवाज़ में। क्या आएगा? बीज अकाउंट डेबिट टू, और इधर एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू। ऑल राइट, उसके बाद बिल बन गया, बिल की एंट्री आती है। यहाँ बोलो क्या एंट्री आएगी? बिल्स रिसीवेबल टू, इधर क्या एंट्री आएगी? क्या एंट्री आएगी? ए टू बिल्स पेबल। क्या आएगी? ए टू बिल्स पेबल। आई थिंक दैट्स डन। अब ये जो भाई साहब हैं, इनके पास बिल रखा था, इन्होंने कहा नहीं, ये बिल रखे हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। जेड जो है, जेड इनके क्रेडिटर है। मतलब क्या है इस बात का? ए को जेड को पैसे देने थे। जेड आए इनके पास दंदनाते हुए, उन्होंने कहा भाई पैसे नहीं दे रहा, इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा भाई आप चिंता मत करिए, देखिए मेरे पास बिल है, 3 महीने बाद मुझे इसका पैसा मिलेगा, मैं आपको तब पैसे दे दूँगा। तो उन्होंने कहा तुमने खर्च कर दिए? तो कहा नहीं मैं खर्च नहीं करूँगा, जैसे ही पैसे आएंगे आप ही को दूंगा सबसे पहले। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो, तुम्हारा बिल हमें दे दो, तुम्हारा बिल हमें दे दो, तुम्हारे हाथ पैसे ही ना जाएँ, पैसे किसके हाथ में आएंगे? सीधे पे हमारे। तो हमने कहा ठीक है ले लीजिए। इन्होंने उठा के इनको अपना बिल्स रिसीवेबल दे दिया। इसको कहते हैं एंडोर्स। क्या कहते हैं? एंडोर्स। अब यहाँ पे इनके पास बिल नहीं रह गया, वो बिल अब इनके पास आ चुका है। तो मैच्योरिटी पे जब ये पे करेंगे तो पैसा यहाँ जाएगा। गॉट द पॉइंट? अब हम इसकी ज़रा जर्नल एंट्री चेक करें। पहली एंट्री सेल परचेज आती है, बिल की एंट्री आपको आती है। ए ने उठा के जेड को बिल एंडोर्स करा। जेड ए के लिए कौन था? फिर वो लोग क्रेडिटर। जब उसको बिल दे देंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो जेड को डेबिट करा और बिल दे दिया तो एसेट भी कम हो गया। समझ गए? अब जेड के पास वो बिल आ गया तो इनके पास एसेट बढ़ गया। किससे मिला है? ए से। सोच के बताओ, जेड के लिए ए कौन था? डेटर। कौन था? डेटर। अब जब डेटर से बिल मिल ही गया तो डेटर क्या हो गया? कम। ठीक है। अब आ गई मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने पे कौन पैसा देगा? बी। क्या एंट्री आएगी? बिल्स पेबल टू बैंक। किसको पैसा मिलेगा? जेड। क्या एंट्री आएगी? बैंक टू बिल्स। एक बार एंट्रीज गौर से देख लो, ध्यान से, एकदम केयरफुली देख लो कि भाई कहाँ क्या हुआ है, और होके सील पैक करो कि हाँ डन। सही कर लोगे? ठीक है। आइए आगे। हमारे पास कभी कभी इस वैरायटी के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें क्या बोल रहे हो? बिल्स पेबल टू जेड नहीं कर सकते। तौबा, बिल्स पेबल टू जेड क्या मतलब है इसका? बिल्स पेबल टू जेड का मतलब है बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है और टू जेड का मतलब जेड नाम की लाइबिलिटी बढ़ रही है। हम तो पैसे दे रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक करेंगे ना, हाँ या ना? और जेड को लाइबिलिटी क्यों बनाएगा? बी अपनी, है ना? चलिए आइए इधर देखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा दुख क्रिएट कर सकता है। तो देखें, ए ने बी को सामान बेचा ऑन 1 मार्च 55,000 का। फिर बिल्स रिसीवेबल 1 बना 20,000 का, 3 महीने ड्यूरेशन, उसको इन्होंने डिस्काउंट करवाया 1 मई को 12% पे। दूसरा बिल 30,000 का है, 2 महीने का, उन्होंने सी को एंडोर्स कर दिया इमीडिएटली। हु गॉट इट डिस्काउंटेड ऑन द सेम डे, मतलब सी ने जाके डिस्काउंट करा लिया। फिर बिल्स रिसीवेबल 3 बना 1 महीने के लिए, रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक वो रखे रहे। तो 3 बिल्स आ गए। अब कह रहे हैं ऑल द बिल्स वर ड्यूली मेट बाय बी। डेट आने पे बी ने सारे बिल्स का पैसा दे दिया। एंट्री करो। अब इसमें बताइए परेशानी कहाँ होती है? परेशानी होती है ऑर्डर में।
एंट्री तो हमें इंडिविजुअली सबकी आती है, लेकिन पहली क्या करें दूसरी क्या करें, ग्लिच वहाँ आ जाता है। तो इसका समाधान है टाइमलाइन। आप बनाएं टाइमलाइन। मैम टाइमलाइन कैसे बनाई जाए? तो ये बनी हुई है, मैं इसको हटा रही हूँ और मैं फिर एक बार आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ। आप ही हेल्प कर दीजिए मुझे, तो वो बेटर है। जहाँ आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बताती जाऊँगी। ये बना लिया टाइमलाइन। बताओ क्या मार्क करें सबसे पहले? 1 मार्च। अब क्या करें? जो कहूँ। क्या करूँ? 1 मई। 1 मई। What now? Anything else? कह रहे हैं 4 में। जो बोलो मैं तो मार्क करती जा रही हूँ। फोर में कर दिया बेटे। कह रहे हैं 1 में फिर 4 में। अरे वो ही तो करा है, 1.5 में होता है आजकल। 4 अप्रैल भी कर दें? लो 4 अप्रैल भी आ गए। खैर अब आप कर लीजिए। सारे शौक कहना पूरे हो गए हमारे। आप कोई 4 जून कह रहा है, डाल दी मैंने। बस हो गया, चलो गुड। अब अपन बात कर लेते हैं तनमीज़ में। ये बनी अपनी टाइमलाइन। सबसे पहला काम 1 मार्च है, ट्रांजैक्शन डेट ये लिखा हमने। बेहतर है हम इसके नीचे शॉर्ट में सेल, भले ही फुल ना लिखो, सेल एंड परचेज़ लिख लो अपने पास कि भाई बनी। इसी डेट पे बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल पिक्चर में आए, ये भी लिख लो ताकि आपको एंट्री में क्लियर रहे पहली 2 एंट्री इस डेट पे हो रही है। अब इन्होंने कहा है ये कुछ डेट्स, इनमें आपको टेक्निकली जिसमें सबसे कम ड्यूरेशन है पहले वो पकड़ लेना चाहिए। तो ये 1 महीने का ही है, तो 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल और आगे ही 4 अप्रैल। तो ये मैंने मार्क यहाँ किया, लेकिन खाते जाएं। नहीं थैंक यू, कर लीजिए। कुछ और क्या करें? ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। तो यहाँ बैठ के ब्लिंकिट से खाते जाओगे? मेरे लिए नहीं 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 नहीं, लेट मी फोकस ऑन पढ़ाना। एक्चुअली थोड़ा टाइम बार्ड काम होता है। रिवीजन इज़ एक्चुअली एक क्लास में आपको 3, 4, 5 क्लास की चीज़ को कम टाइम में कराना। तो मैं अगर लाइट मोड पे आ गई ना तो ये जितने बैठे हैं ये स्लीप मोड पे चले जाते हैं। तो जगा के रखना, एनर्जी मेंटेन करके रखना टीचर के हाथ में होता है, इसलिए अपन खान पान पे नहीं जा सकते। बेटा ऑनलाइन हेलो आर यू बैक? ओके डन। आइए ज़रा कृपया ध्यान दें। तो मैंने आपसे कहा ये बिल 1 महीने की मैच्योरिटी है, तो हम सबसे पहले इसको लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 महीने की मैच्योरिटी वाला है, तो यहाँ से 2 महीना पकड़े। 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल। बेटा सीधे बैठिए, अपन हेड डाउन करके नहीं बैठते, सो जाते हैं फिर अपन। ये अपने लिए ही रिविज़न हो रहा है, वो अपने मुँह से कह लेंगी, वो आपको देख रही हैं, आप मुझसे कह रही हैं नहीं है तबीयत ठीक, कर लो हेड डाउन। 1 मार्च के बाद क्या डेट आ रही है फटाफट बोलो? 1 अप्रैल, 1 मई,
तो अपने पास 3 दिन जोड़े क्या आ गया 4th में। जब आप 4th में लिखें तो आप उसके नीचे ये साथ में डाल दें कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंट्री में बहुत इजी हो जाएगा। फिर 3 महीने का है तो 1 मार्च से काउंट कर लो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, कितना हो गया 4 जून। ये आ गया बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 की मैच्योरिटी, सॉरी 1 की मैच्योरिटी। तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 की 3 महीने वाले की मैच्योरिटी, राइट। अब आप यहाँ देखें कुछ डेट्स यहाँ दी थी, डिस्काउंटिंग कब करी 1 में। तो यहाँ हम आए और हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई 1 मई को कौन सा बिल डिस्काउंट हुआ है, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 डिस्काउंट हो गया। उसके बाद एंडोर्स करा, कब करा एंडोर्स, इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब जिस डेट को बिल बना, तो यहीं लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 क्या हो गया एंडोर्स, और इसको तो मैच्योरिटी तक रखे रहे। तो आपकी जो टाइमलाइन है इट शुड बी अ काइंड ऑफ मैप फॉर यू, जैसे गूगल मैप रहता है कि यहाँ वैसा, वहाँ ऐसा, वहाँ ऐसा, तो ये टाइमलाइन से ये क्लैरिटी आ जाए। अब हमें ये क्लियर है, फर्स्ट एंट्री इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी, फिफ्थ इसकी, सिक्स्थ इसकी, सेवेंथ इसकी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले प्लीज़ इन्वेस्ट टाइम एंड टाइमलाइन। आपके भले ही वो 2 की जगह 4 मिनट लग जाएं, आपने ये अगर परफेक्ट बना ली तो आप एंट्री में गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो करने के बाद भी गलत हो जाता है। मुझे एंट्रीज़ बताना स्टार्ट करो आप, या तो मैं यहाँ दिखाई देती हूँ। सबसे पहले एंट्री क्या आ जाएगी, B2 सेल्स, बी में क्या होगा परचेज टू ए, फिर बना बिल, तो बिल्स रिसीवेबल 1 2 3 2B, वहाँ A2 बिल्स पेबल 1 2 3। अब इसी डेट पे हमने क्या देखा था, सेकंड बिल क्या हो रहा है एंडोर्स, किसको दे रहे हैं हम, C को, तो यहाँ क्या आएगा C2 बिल्स रिसीवेबल 2, किसका अकाउंट क्लोज हो गया, बोलो बिल्स रिसीवेबल 2 का, ओके। अब जब बात करें हम C की बुक्स में, इसको बिल मिला बिल्स रिसीवेबल 2 to A। अब अगला पढ़ें हम, अच्छा इन्होंने डिस्काउंट भी कराया था ना, इसी दिन डिस्काउंट भी करा दिया था इन्होंने बिल्स रिसीवेबल 2 को। तो अपने पास यहाँ डिस्काउंटिंग आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2, कितने का बिल था 30,000। आप यहाँ पे परसेंट चेक करिए कितना परसेंट है 12, तो और ड्यूरेशन है 2 महीना, निकालो 30,000 का 12% 2 महीने के लिए कितना आया 600, तो 600 रुपये के चार्जेस कटे, बैंक में आ गया, गॉट इट। चलिए अब आगे, बिल्स रिसीवेबल 3 इस डेट को मैच्योर हो गया 4 तारीख को, तो ये आया 4, बिल्स रिसीवेबल 3 का पैसा इन्हें मिलेगा, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 3 देगा पैसा कौन, बी, क्या आएगा बिल्स पेएबल 3 टू बैंक। अगला देखो क्या आ रहा है टाइमलाइन पे, फर्स्ट बिल क्या कराया डिस्काउंट, तो यहाँ गए हम 1 मई को, फर्स्ट बिल कराया बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, कितने का है वो 20,000। चार्जेस की कैलकुलेशन में हेल्प करो शांति से। 3 महीने का बिल था जो बना 1 मार्च को, लेकिन डिस्काउंटिंग कराइए 1 मई को, तो इसकी ज़रा मैच्योरिटी डेट चेक करो। बिल्स रिसीवेबल 1 की मैच्योरिटी डेट क्या है 4 जून, और डिस्काउंटिंग इस डेट पे कराई है, तो बैंक को कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, मोटे मोटे तौर पे 1 महीना। बैंक को कितने टाइम वेट करना पड़ेगा 1 महीना, और जितने टाइम बैंक को वेट करना पड़ता है चार्जेस उस अनुसार ही कटते हैं। तो अपने पास ये बिल 20,000 का, इस पे 12% 1 महीने का निकालें और बताएं क्या आ रहा है, इज़ इट कमिंग 200, यस, तो 200 रुपये के आपके चार्जेस यहाँ डिडक्ट हुए 19,800 खाते में। अब आती है बात हमारे पास नेक्स्ट 4 मई को क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 मैच्योर हो गया। ये किसके पास रखा था ये याद है, सी, और सी ने भी डिस्काउंट करा दिया तो बैंक के पास है, तो ना सी को पैसा मिलेगा ना ए को पैसा मिलेगा, बट बी पैसा देगा, तो बी की बुक्स में पे कर देंगे बिल्स पेएबल टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया, बिल्स रिसीवेबल 1 किसके पास रखा है, बैंक के पास, क्योंकि डिस्काउंटिंग करा ली, तो ए को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन बी तो पैसा देगा, तो एंट्री क्या होगी बिल्स पेएबल 1 टू बैंक। तो आपको क्या करना है टाइमलाइन, आई थिंक क्लियर है बात, और हम चलते हैं इस बात पे आगे। ये सब कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट ये एक छोटू सा पॉइंट आता है विच इज़ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन प्रैक्टिकली इतना कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, एग्ज़ाम वाइज तो और ही ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट
यू नेवर नो, तो डिस्कस कर लें। सबसे पहले बिल बना तो दोनों पार्टीज़ मानो अलग अलग शहरों में रहती हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहती हैं, कोई गुजरात में है, कोई यहाँ है। अब जब डेट आएगी मैच्योरिटी की, आज के टाइम में तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है, पहले के टाइम में ऑनलाइन नहीं होता था, तो उस व्यक्ति को या तो यहाँ आना पड़ेगा या हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। इसकी जगह क्या कर सकते थे, बैंक से कह सकते थे ड्रॉर अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को देगा, बोलेगा मेरा ये बिल्स रिसीवेबल है, इसको रख लो, और तुम्हारी जो वहाँ की ब्रांच है, कहाँ की ब्रांच है, गुजरात की, उस व्यक्ति से मुझे पैसा कलेक्ट करवा दो और मुझे दे दो। क्या बोला हमने, किसको अपॉइंट किया, बैंक, कि हमारा बिल तुम ले लो और क्या करवा दो तुम हमारे लिए ये काम, तुम्हारी उधर की जो ब्रांच है उससे उस व्यक्ति से पैसे कलेक्ट करवा के हमें दिलवा दो। तो हम जब अपना बिल बैंक को दे रहे हैं तो हम बैंक से रसीद लेते हैं, स्लिप, ताकि प्रूफ तो हो कि हमने बैंक को दिया था, पता पड़ा गुम गया तो उनसे। जैसे चेक जमा करते हो तो तुमको रिसीविंग मिलती है, अगर कराओ चेक जमा तो एक स्लिप मिलती है कि इस डेट पे जमा किया था, ऐसे ही जब बिल रिसीवेबल जमा किया तो स्लिप मिली, उसमें लिखा है कि आपने बिल उनको दिया है कलेक्शन के लिए। तो एंट्री क्या आती है, जैसे ही वो बिल तुम देते हो, बिल रिसीवेबल हमारे पास से गया और हमें बदले में स्लिप मिली, उसको कहते हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या कहते हैं उस स्लिप को, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब वो स्लिप ही हमारे लिए एसेट है, वो ही हमारे लिए प्रूफ का ज़रिया है, कल को प्रूफ हम उसी की बदौलत कर पाएंगे। उसको हमने अपना एसेट बनाया, बिल रिसीवेबल गया तो टू बिल रिसीवेबल। अब जब मैच्योरिटी पे हमें पैसे मिलेंगे, उस ब्रांच ने कलेक्ट कर दिए तो बैंक डेबिट, वो लोग को चार्जेस काटते हैं, कलेक्शन चार्जेस डेबिट टू, अब इस स्लिप का कोई काम नहीं रह गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो ये एसेट क्लोज हो गया। समझ गए बात आप। और बाकी इनका तो सेम ही चलता है हमेशा, मैच्योरिटी पे इनकी एंट्री क्या आएगी, बिल्स पेएबल टू बैंक वाली। आई होप दैट्स डन एंड क्लियर। चलिए, सो वी गो अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ डिसऑनर। यू कैन हैव वाटर, आई विल वेट फॉर यू, पानी पी लें आप 2 मिनट, जो ऑनलाइन है वो भी। ऑल राइट, सो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, योर अटेंशन है, डेट आने पर ड्रॉई पैसा नहीं दे पाया, दैट्स कॉल्ड डिसऑनर। अलग अलग केसेस में डिसऑनर हो सकता है। सो उसने हेल्ड टिल मैच्योरिटी करा, इसका मतलब क्या है, मैच्योरिटी तक वेट, और क्या हुआ, पैसे नहीं मिले। तो यहाँ एंट्री ज़रा हम चेक कर लें फटाफट से। पहली एंट्री किसकी आएगी, सेल परचेज। दूसरी क्या आएगी, बिल बनने की। मैच्योरिटी पे ये ही बस नया है, दिस इज़ न्यू। मैच्योरिटी पे ये जो बिल हम रखे थे और इसको देख के खुश होते थे कि पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे, अब खुशी से अब हम उदास हो गए हैं कि हमें पैसा नहीं मिला। तो पर ये जो बिल है ना, बिल ये एक्सपायर हो जाता है। अंडरस्टैंड द लीगल कॉन्सेप्ट। बिल जैसे ही डेट आ जाती है तो बिल एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसको एज एन एसेट कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसकी लीगल वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो आप उसको अपनी बुक्स में से एसेट के तौर पे हटा दोगे। और हम किसका कॉलर पकड़ेंगे, इसका ही पकड़ेंगे, तो ये वापस डेटर बन जाता है। सो आपकी डिसऑनर की एंट्री है बी टू बिल्स रिसीवेबल, दिस इज़ नॉट आवर एसेट एनी मोर बट ही इज़ आवर डेटर अगेन, तो हम उसको वापस डेटर बना रहे हैं। और बी की बुक्स में दिस बिल्स पेएबल इज़ नॉट अ लाइबिलिटी एनी मोर बिकॉज वो एक्सपायर हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा। और इसका आके कौन कॉलर पकड़ने वाला है, ए, तो ए इसके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। सो दिस इज़ द न्यू पोर्शन इन केस ऑफ डिसऑनर। इसको देख लीजिए एक बार, यहीं पे इसको पक्का कर लीजिए। ऑनलाइन वाले मेरे सारे बच्चे प्लीज़ इस पोर्शन को, स्पेशली जो न्यू पार्ट है उसको फोकस से देख लीजिए। हो जाए तो मुझे डन कह दें। क्यों हम डेबिट कर रहे हैं बी को, बोलिए रीज़न क्या है, वापस क्या हो रहा है, डेटर। तो इधर हम ए को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिटर। और हम वहाँ बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, एसेट ख़त्म, बेसिकली लीगली उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वहाँ बिल्स पेएबल को क्यों ख़त्म कर रहे हैं, वैलिडिटी नहीं है। ओके डन, गुड। आइए आगे,
डिस्काउंटिंग करा ली थी हमने। क्या करा ली थी? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब याद है? बैंक से पैसे ले लिए थे और जब डेट आई तो बी ने पैसे ही नहीं दिए। तो दैट्स द पॉइंट। सबसे पहले काय की एंट्री आएगी? परचेज सेल। फिर किसकी आएगी? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पे। फिर किसकी आएगी? डिस्काउंटिंग। कौन गया डिस्काउंटिंग कराने? ए। तो ए के पास पैसे आए बैंक में, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट करें, टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ तक सब अच्छा था, लेकिन मैच्योरिटी डेट पर बी ने बैंक को पैसा नहीं दिया। अब जैसे ही पैसा नहीं दिया बैंक को, तो बैंक किसके पास आएगा? ए। किसके पास? ए। और किसके खाते से पैसे जाएंगे? ए के। और कितने जाएंगे? 20,000। 19,800 नहीं, कितने? 20। 20 क्यों? मैम हमने तो 19,800 लिए थे, 19,800 ही लेना चाहिए उसको हमसे। 20 क्यों नहीं? 20 इसलिए क्योंकि पहले ही क्या बात थी? बी देगा 20। अगर आप उसको 19,800 दोगे तो उसने आपको 19,800 दिया, तो बेचारे ने 2 महीने इंतज़ार किया, उसके इंतज़ार के बदले कुछ तो सिला मिले। तो उसको ये सिला मिलता है कि चार्जेस तो मिलेंगे, चाहे बी दे के ए दे के कोई भी दे, उसको उसका ग्रॉस अमाउंट चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ आपके पास एंट्री ज़रा गौर से देखिए क्या आ रही है। बी को डेबिट कर रहे हैं हम, जाके बी का कॉलर पकड़ेंगे, साले तुमने पैसे नहीं दिए, लेकिन टू बैंक होगा, हमारे खाते से पैसे कट जाएंगे, 20,000 जाएंगे और उनसे 20,000 हमें वसूलना है। और इनकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? बिल्स पेएबल टू ए। बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी ख़त्म और ए बिकम्स क्रेडिटर वंस अगेन। लास्ट वाले पोर्शन को केयरफुली देख लो, केयरफुली। लास्ट पोर्शन को स्पेशली कि भाई ये एंट्री क्यों हो रही है, इसको अपन जितना रिवाइज कर लेते हैं ना, उतना एंट्री सोचने में वक्त नहीं लगता, कम से कम लगता है। और जितना हम कम रिवाइज करते हैं तो मैम के साथ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद बैठ के करते हैं तो फिर उठपटांग काम हो जाता है। तो अच्छे से सुनो, लेकिन उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा घर पे एसेंशियली। हम शायद अब आगे जा सकते हैं, आपने ये पार्ट देख लिया। अगला आ रहा है एंडोर्समेंट में डिसऑनर। ध्यान यहाँ दें, ए ने सामान बी को बेचा, आपको उसकी एंट्री आती है। बिल बन गया, उसकी भी एंट्री आती है। अब ए ने उठा के बिल किसको दे दिया? जेड को, तो उसकी भी एंट्री आती है। और जेड को बिल मिल गया यहाँ, उसकी भी एंट्री आती है। अब बेचारा जेड बैठा था, अब पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे, अब पैसे आएंगे। बेचारा 2 महीने इंतज़ार करता रहा, पैसे तो आए नहीं बी से। अब जब बी से पैसे नहीं आए तो जेड का दिमाग हुआ ख़राब। बताओ दन दन आते हुए वो किसके पास जाएगा? ए या बी? ए। तो ए को वो वापस डेटर बना देगा। तो यहाँ एंट्री देखो, जेड की बुक्स में सबसे पहले, जेड की बुक्स में ए को डेबिट करके वापस से डेटर बना रहे हैं। और वो जो रखा था बिल्स रिसीवेबल, अब तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रह गई, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। ओके, अब हम आएंगे ए की बुक्स में। अब ए बताओ किसको पे करेगा? जेड। ए विल हैव टू पे जेड। तो ए के लिए जेड वापस क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और ए वसूलेगा किससे? बी। वो दन दन आते हुए बी के पास जाएगा, बोलेगा ये क्या किया भाई तूने? तो एंट्री क्या बनी? बी टू जेड। बी टू जेड, बी बना डेटर वापस, जेड बना क्रेडिटर वापस। और बी के जीवन में एक ही एंट्री है, और वो क्या है? बिल्स पेएबल टू ए। बिल्स पेएबल, लीगल वैलिडिटी ख़त्म, इट्स नो मोर अ लाइबिलिटी। लेकिन उसे पता है ए आ रहा है, पैसे वसूलेगा मुझसे, तो ए उसके लिए क्या बन रहा है? क्रेडिटर। तो आप वापस से ज़रा इसको गौर से देख लें। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कॉलर पकड़ेगा कि वो पकड़ना नहीं होता है असलियत में, ज़रूरत पड़े तो पकड़ भी सकते हैं। अभी की बात यह है कि उसे याद रह जाता है। कह रहे हैं एक दूसरे की कॉलर पकड़ते रहो, बस ऐसे ही लिख के आ जाना प्रिंस। एंट्री नहीं, बस कॉलर पकड़ते रहो। चलिए चेक करिए, पक्का करिए ताकि आगे जाएं। डन मानूँ मैं? चलो फिर। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डन। तो हमारा कॉन्सेप्ट का एक बहुत मेजर पोर्शन हो गया है। अभी मैं इसमें आपको नोटिंग चार्जेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नोटिंग चार्जेस का मतलब आप लोग जानते होंगे, बता दीजिए क्या जानते हैं। चलिए जल्दी
बोलो ना, सुना ही होगा, कैसे नहीं पता? तुम्हें रिवाइज करके आए हो नहीं आए? नहीं, तो मिलो क्लास के बाहर। नोटिंग चार्जेस का मतलब बताओ, बोलो। डिसऑनर होने पे अपन सामने का केस करते तो उसमें जो एडवोकेट के चार्जेस जो भी लगते हैं वो नोटिंग चार्जेस। ठीक है, डिसऑनर होने पर अगर हम नोटरी पब्लिक के पास रिकॉर्ड करवाते हैं, क्या बोला मैंने? डिसऑनर होने पर अगर हम नोटरी पब्लिक इज़ अ सरकारी ऑफिशियल, एक ऑफिसर, उस ऑफिस में जब आप ये चढ़वा रहे हो कि इस आदमी ने मुझे बिल दिया था, इतने टाइम का कहा था, मैं वेट करता रहा, पैसे नहीं मिले, तो ये रिकॉर्ड वहाँ चढ़वा रहे हो तो उसके चार्जेस लगते हैं, दे आर कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस जाके पे कौन करता है? जिसके हाथ में बिल होता है, होल्डर। हु इज़ गोइंग टू गो एंड पे? होल्डर। अब कहानी सुनो, ड्रॉर था, ड्रॉई था, ड्रॉर बेचारा बिल पकड़े बैठा रहा, डेट आई, पैसे नहीं मिले उसे। इस वक्त होल्डर कौन है? ड्रॉर। तो ड्रॉर जाएगा, शिकायत दर्ज करा देगा, तो किसकी जेब से उस वक्त पैसा गया? होल्डर, ड्रॉर। फिर मैं कहूँ बिल की डिस्काउंटिंग करा ली थी, तो डिस्काउंटिंग करा ली, तो बोलो बिल किसके पास था? बैंक। तो होल्डर कौन हुआ? बैंक। तो शिकायत कौन दर्ज कराएगा? बैंक। तो चार्जेस किसकी जेब से गए? बैंक। वसूल लेगा वो बाद में, वो अलग बात है, बट उस टाइम पैसा किसके पास से गया? बैंक। एंडोर्स करा दिया था, तो एंडोर्स कराया तो किसके पास बिल होगा? वो व्यक्ति के पास, तो वो होल्डर था, तो जाके शिकायत कौन दर्ज कराएगा? वो। कैश किसके जाएगा? उसका, बाद में वसूल लेगा, वो अलग बात है। और किसके नाम का बिल पड़ता है फाइनली? किसको ये खर्चा नोटिंग चार्जेस का भुगतना पड़ता है? ड्रॉइंग। किसको? ड्रॉइंग। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि वही तो है वो व्यक्ति जिसके चक्कर में डिसऑनर हुआ, तो अल्टीमेटली किसके सर पे जाएगा? वो ड्रॉइंग। इतनी बात समझ आई? अब हम उसको ज़रा एंट्री फॉर्मेट में देख लें। यहाँ देखिए ज़रा, ए ने सामान बी को बेचा, आपको एंट्री आती है। ए ने डिस्काउंटिंग करवाई बिल, उसकी भी एंट्री आती है। बिल बना, फिर बिल की डिस्काउंटिंग हो गई। अब डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस 50 रुपये बैंक ने पे करे। अब सोचना, 50 रुपीज़ किसके पास से गए? बैंक। बैंक पैसा किससे वसूलेगा? ए। पता है ना किससे वसूलेगा? ए। तो वैसे बिल बोलो कितने रुपए का था? 5000, लेकिन बैंक हमसे कितने वसूलेगा? 5050 रुपये। कितने? 5050। तो ए के पास से कितने पैसे जा रहे हैं? 5050। और ए बी से कितने वसूलेगा? 5050। एंट्री देखो, बी टू बैंक 5050। अब बी की बुक्स में एंट्री देखो, बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए। ए को कितने देने हैं? 5050। बिल कितने का था? 5000। कितने रुपए और देने हैं? 50। वो क्या है इसके लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करते हैं? डेबिट। गॉट इट? इस एंट्री को आपको बिल्कुल पक्की होना चाहिए, घपला करते हैं बच्चे इसके अंदर बहुत बात। अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस डेबिट कौन करता है? ड्रॉई। कौन करता है? ड्रॉई। और किसकी जेब से जाते हैं? होल्डर। बाकी जितनी भी बीच में पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से रिकवर करती रहती हैं, फाइनली किसके मत्थे चढ़ता है? वो बी, मतलब ड्रॉई। चलो आ जाओ आगे, लेट्स गो अहेड। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। हमारे पास इसके बाद आता है पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल कह रहे हैं यहाँ पे, बिफोर ड्यू डेट, डेट आने से पहले ड्रॉई अगर पे करे बिल के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। डेट थी 3 महीने बाद की, उसके पास पैसे पहले ही आ गए, तो उसने आके कहा कि मैं आपको चाह रहा हूँ पैसे दे दूँ, पैसे हैं मेरे पास, तो हमने कहा आने दो। तो ये क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल। आगे, एंड इन सच केस सम डिस्काउंट में बी प्रोवाइडेड। अब वो पैसे जल्दी दे रहा है, जल्दी दे रहा है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट, मतलब रीबेट दे सकते हैं। क्या बोलेंगे? रीबेट। आगे, सबसे पहले एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल टू बी डन। बिल को क्या करेंगे? कैंसिल। बिल को क्या करेंगे? कैंसिल। और एंट्री फॉर रिसीट ऑफ अमाउंट अलॉन्ग विद रीबेट टू बी डन। अगली एंट्री काय की होगी? पैसा प्राप्त करने की, और साथ में हम डिस्काउंट देंगे उसकी। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट दिया हो रिटायरमेंट का, तो 2 एंट्री आएंगी। क्या आएंगी? पहले तो पुराने बिल को कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद जो पैसे मिल रहे हैं वो ले लेंगे, और हम उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे रीबेट नाम से। ठीक है, मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं।
नहीं, अभी अपन ये पोर्शन कॉन्सेप्ट को और कर लें, फिर एग्जाम्पल भी जाते हैं। पढ़ो इसको। रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड बिल, ये तो ठीक है, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू बिल। क्या बोल रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड बिल एंड क्रिएशन ऑफ न्यू बिल, या फिर इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या कह रहे हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल। अब हुआ क्या कि ड्रॉई आया, आके कहता है सुनो भाई वो डेट आने वाली है बिल की। तो हमने कहा हाँ आने वाली है, हमें पैसे मिलेंगे। तो कहते हैं वो क्या ना मेरे पास भी पैसे नहीं है। हमने कहा है इतने दिन हो गए वेट करते करते, तुम कह रहे हो पैसे नहीं है। तो कहते हैं भाई सुनिए ना, मुझे थोड़ी सा वक्त और दे दीजिए। तो हमने कहा अच्छा अब कितना टाइम चाहिए? बोला 2 महीने और चाहिए। तो आपसदारी में या तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको आधा पैसा कैश दे दें, बचे आधे के लिए बोले 2 महीने और दे दो, या वो ये कह सकता है कि पूरे ही पैसे 2 महीने बाद ले लेना, बट उसको एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। रिन्यूअल में उसको क्या चाहिए ये बताओ? एक्स्ट्रा टाइम। उसके पास पैसे अभी नहीं है देने को, ही वॉन्ट्स एक्स्ट्रा टाइम। या तो थोड़े पैसे अभी दे देगा और यहाँ नहीं तो बोलेगा पूरे थोड़े टाइम बाद दो। लेकिन ये समझो कि वो हमसे अगर एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट लेवी। तो जल्दी पैसा दे रहा था जो, हम उसको क्या दे रहे थे? रिबेट। बट कोई लेट कर रहा है अगर, तो क्या अप्लाई हो जाएगा उस पर? इंटरेस्ट। कितने टाइम का? जितना एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, जितना एक्स्ट्रा टाइम, 2 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 10 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो एक्स्ट्रा टाइम जितना दे रहा है उस पर क्या? इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या करना है। फर्स्ट आपको कैंसिल करना पड़ेगा पुराना बिल। क्या करना पड़ेगा? पुराना बिल कैंसिल। फिर क्या करना है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है वर्किंग नोट में। एज एडिशनल टाइम इज़ गिवन बाय ड्रॉई फॉर पेमेंट एंड इट्स एंट्री शैल बी पास। फिर एंट्री न्यू बिल की पास करी जाएगी। तो पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, नए बिल की एंट्री होगी, साथ में इंटरेस्ट को उसमें शामिल किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन में एक बार इसको रेफ़र कर सकते हैं। अगले पे आइए आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या होता है इंसॉल्वेंसी में? नाम से ही समझ में आ रहा है, वेट कर रहे हैं, पता पड़े ये बम फूटे कि सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया तो हाथ में कछू नहीं लग रहा। दैट्स द पॉइंट। पढ़ो यहाँ पे, बुक्स ऑफ ड्रॉर, बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो जो बुक्स ऑफ ड्रॉर है, जैसे ही ड्रॉर को पता पड़ा कि भाई ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, बस वहीं दर्द का वक्त है, तो वो फटाक से डिसऑनर की एंट्री कर डालेगा। क्या? डिसऑनर। ख़त्म, नहीं मिलना पैसा, नहीं रह गया ये बिल मेरा एसेट। तो क्या करेंगे? एंट्री फॉर डिसऑनर। इनकी बात करें, ये भी एंट्री क्या कर देंगे? सबसे पहले डिसऑनर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट अगर हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज, उसका पूरा मैटर कोर्ट में जाता है। उसके सारे जो एसेट्स हैं उसको कोर्ट बिकवाता है, ऑक्शन लगता है, उसके एसेट्स बिकते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं, और जितने भी लोगों को पेमेंट करना है सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। हो सकता है 50%, 30%, 25%, 75%, सबको थोड़ा पैसा बंटता है। तो इनको भी बेचारों को थोड़ा पैसा मिल रहा होगा। मानो 10,000 लेने थे, मिल रहे हैं 5,000। तो ऐसे में इनके पास कुछ तो पैसे आए, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 आए, और जो 5 नहीं आए वो अब जीवन में कभी नहीं आने, तो बैड डेट डेबिट। 2, उस व्यक्ति का नाम ड्रॉई, कि हमने तुम्हें हमारी किताबों में से बंद कर दिया और तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो क्या करेंगे हम उनको? क्रेडिट, उनका अकाउंट क्लोज, बैड डेट नाम का लॉस, और बैंक में जितना आ रहा है वो लिख के ख़त्म खाता। और जब हम बात करें इनकी, ड्रॉई की, तो ये 5,000 दे रहे हैं, तो ये क्या एंट्री पास करेंगे? ये इनको पे कर रहे हैं, तो ड्रॉर डेबिट, लाइबिलिटी इन्होंने ख़त्म करी, क्रेडिटर नाम की, टू बैंक कितना? 5,000, और टू डेफिशिएंसी 5,000। जिसको भी पैसा नहीं दे पाएंगे, ये डेफिशिएंसी नाम से वो पैसा डलता जाता है। किस नाम से? डेफिशिएंसी। ओके, आप लोग ने ये सब पढ़ा है? मुझे थोड़ी देर बाद ऐसी वाइब आने लगती है जैसे मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपका डन है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन है सामने, एक बार ये थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ। अमृत ने रीमा को सामान बेचा 1 मार्च को 1,20,000 रुपये का। क्या हमें इसकी एंट्री आती है? यस, ओके। अगला बिल बन गया 3 महीने के लिए, क्या ये एंट्री आती है? अगला, इसके बाद अमृत ने डिस्काउंट करवा लिया बिल बैंक के पास जाके, क्या हमें इसकी एंट्री आती है? इधर होती नहीं है। उसके बाद रीमा आई और बोलती हैं रिन्यू कर दो बिल,
रिन्यू कर दो बिल, 50,000 रुपये तो मैं आपको इमीडिएटली दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मांग रही हूँ उसमें इंटरेस्ट दे दूँगी 12% का। तो नया बिल बोलो कितने का बन रहा है? 70,000, 2 महीने के टाइम का। ऐसे वाली सिचुएशन में हमने क्या डिस्कस करा है? सबसे पहले आपको पुराने वाले बिल को एज अ डिसऑनर ट्रीट करना है। तो आप ये बताइए, जब ड्यू डेट आई तो जो ये बैंक है उसको पैसे किसने दिए होंगे? हमने, अमृत ने। अमृत के पास से सबसे पहले तो पैसे जाएंगे टू बैंक, 1/20 सीधे, और हम किसको डेटर बना लेंगे वापस? रीमा। तो रीमा टू बैंक 1/20 हो गया। गॉट इट? इसी प्रकार से रीमा अपनी बुक्स में डिसऑनर दिखा देंगी। इनके पास क्या रखा था? बिल्स पेबल। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे और टू अमृत कर देंगे, अमृत को वापस क्रेडिटर बना देंगे और बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे। अब इसके हम आगे जाते हैं। इन्होंने कहा इंटरेस्ट भी ले लेना हमसे 12% का। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? क्या इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 पे? नहीं। देखिए बेटा, 50,000 अगर वो जब तुरंत दे रही हैं तो 50,000 में तो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगा। तो एक्स्ट्रा टाइम किसके लिए मांगा है? 70,000। तो 70,000 पर 12% फॉर 2 मंथ्स लगेगा। निकालिए कितना है? 1400। और यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखवाया है कि वो जो 1400 है वो अभी पे कर रहे हैं, अभी ही कर रहे हैं, बिल में नहीं जोड़ रहे हैं, 1400 50,000 के साथ ही दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, रीमा को ये 1400 और देना है तो इनके लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ लिखा क्या? इंटरेस्ट डेबिट, और जो ये 1/20 देने थे उसमें 1400 जुड़ गए। कितना देना है? 121,400। अब यहाँ पे देखें हम, ये एंट्री करी जाएगी, चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं। रीमा टू इंटरेस्ट, इसका लॉजिक बताओ, रीमा क्यों डेबिट हो रहा है? रीमा से पैसा लेना है। और इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट हो रहा है? इनकम। क्या है? इनकम। 1400 की हमारी कमाई हो रही है बढ़ती। इसको हम मर्ज भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो 50,000 रुपये और 1400 मतलब 51,400 दे रही हैं, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। फिर नया बिल भी बन रहा है 70,000 का, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू रीमा। तो रीमा का अकाउंट देखो, अगर आप और से देखो तो क्लोज हो गया। कितने से रीमा डेबिट दिख रही थी? 120 और 1400। तो यहाँ क्रेडिट कितने से हो गई? 121,400। तो रीमा का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। और जब आप बैंक डेबिट कर रहे हो तो इतना पैसा आ गया और इतने का नया बिल बन गया। और यहाँ चेक करिए ज़रा, यहाँ क्या एंट्री आ रही है? जो ये क्रेडिटर खड़ा करा था अमृत, ये डेबिट हुआ, जो पैसा गया टू बैंक, और जो नया बिल बना बिल्स पेबल। समझे बात? अब आती है बात आगे। ऑन मेच्योरिटी रीमा बिकेम इंस्टॉलमेंट। शानदार, भरोसा करने का ये नतीजा मिला कि मेच्योरिटी पे वो निपटी गई। जैसे ही शब्द आपको इंस्टॉलमेंट दिख रहा है तो हम दोनों की बुक्स में सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? डिसऑनर। क्या करेंगे? डिसऑनर। कितने का बिल रखा था? 70, डिसऑनर। तो यहाँ होगा रीमा टू बिल्स रिसीवेबल। वहाँ पे बिल्स पेबल रखा था कितने का? 70। क्या होगा? बिल्स पेबल टू अमृत, डिसऑनर। अब सवाल ने कहा कितने रुपए मिले? 60%। तो 70,000 का 60% 42,000। तो 42,000 मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 28,000 तो गड्ढे में गए, बैड डेट डेबिट, ख़त्म सब। टू रीमा, रीमा का अकाउंट क्लोज। ऐसे ही यहाँ एंट्री क्या होगी? अमृत टू बैंक, कितने गए? 42, और बाकी तो डेफिशिएंसी 28,000, कमी थी, नहीं है पैसे, ख़त्म। ओके, चलिए। तो ये मैंने आपको वैल्यू के साथ डिस्कस इसलिए करा दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईज़ और कंफर्ट रहे। किसी को यहाँ तक कोई पोर्शन लगे, स्लाइड दिखा दीजिए वापस, या कोई डाउट हो, या यू वांट मी टू ओपन अ स्लाइड एंड यू वांट टू रीड दैट पार्ट, तो यू टेल मी दैट। हाँ जी, क्या करें? टाइमलाइन वाला क्वेश्चन दिखा दूँ? ओके, टाइमलाइन, एक मिनट रुकना, मैंने ये वाला ही दिया था, कौन सा दिया था? हाँ, ऑनलाइन में भी किसी को कुछ लगे पूछो, उठा लो।
अकोमोडेशन भी है ना, मैंने मना कब किया आपको? क्या करने में? करना बेटर है, नहीं करो तो भी चल जाता है, वो दोनों प्रैक्टिस चलती हैं। सीधे बैंक टू इंटरेस्ट कर दो तो चल जाता है। मैम इंटरेस्ट बाद में देंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं देता है, नहीं, बाद में देंगे तो बिल की वैल्यू में जोड़ देंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इतना ब्याज नहीं खाना है कि हज़म ना हो पाए। अगर कोई स्पेसिफिक डेट है 15 अगस्त है तो उसका आगे वाली डेट नहीं, पीछे वाली डेट का है, पीछे पीछे डेट का कुछ ऐसे कुछ हो जाए ठीक है, तो आगे वाली डेट आगे आगे मतलब 15 के बाद फिर 16। कोई पोर्शन आपको लगे मैम ये स्लाइड आप शो कर दीजिए, मैम क्वेश्चन शो कर दीजिए। कौन लगा रहे हैं मुझे इतने कॉल? नहीं बेटा, मैम बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंडोर्समेंट वाली स्लाइड शो कर दीजिए। ओके ये लीजिए। संडे तुम्हारी कोई क्लास है? ट्राई किया? नहीं, अगर पता हो तो ऐसा पूछो। पिछले संडे थी? नहीं थी। किसकी रिकॉर्डिंग? आप बताइए। ठीक है, आप लोग बताएं, मैं वैसे डलवा दूँगी। मैम आप रख लीजिए संडे को क्लास। अच्छा, मेरी क्लास वैसे इंटर में तो है ऑफलाइन, और वैसे 11th में होनी है। तुम्हारा मन होगा तो तुम्हारी ले लूँगी क्लास, 11th की नहीं लूँगी। कहना ऐसा मन है तो 11th को पकड़ लूँगी। उनका एक्चुअली सिलेबस हो गया, उनका मुझे रिवीजन स्टार्ट कराना है। 11th क्लास, हाँ वो चिन्नू मिन्नू भी पढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर का रिकॉर्डेड मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लास मत आओ, रिकॉर्डेड मांगो। कह रहे मैम की चिंता करो, मैम को ब्रेक लेने दो। मैम इज़ अभी ऑन नॉन स्टॉप वर्क। ठीक है, मैं करवाती हूँ। मैम आपका समझाया एक बार में समझ में आ जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत कोशिश वही रहती है। हम जा रहे हैं बेटा। आप आज बहुत खुश लग रही हैं। मैं इतना सीरियस टोन में पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, कौन सा खुश लग रही हूँ मैं? मैम कल की स्लाइड्स मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। तुम ज़्यादा मज़े पे नहीं उतर आए हो, इसमें मज़ा आ जाए, उसमें मज़ा आ जाए। चलिए इधर आए। ओल्ड बिल इतना, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो अभी? क्या डिस्कशन पे, क्या पूछना चाह रहे हो तुम विशाल? मैं समझ नहीं पाई तुम्हारा पॉइंट, क्या बोल रहे हो? अपन बाद में डिस्कस करते हैं। मैं अकोमोडेशन टेकअप कर रही हूँ अब। चलिए, कम टू अकोमोडेशन ऑफ बिल एवरीबडी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अकोमोडेशन? समथिंग व्हाट? यस,
तो जुगाड़ू काम है बेसिकली। ठीक, बैठिए। बात इसमें ऐसे नहीं, फेक बिल नहीं बोल रहे हैं अपन उसको, इट्स एक्चुअली अ लीगल मोड, सो इट्स नॉट इलीगल, बट पैसे अरेंज करने का तरीका है। इसमें कहानी ऐसी है, ए और बी, हो सकता है दोनों को पैसे चाहिए हों और ये भी हो सकता है किसी एक को चाहिए हो, बट इसमें पता है काम भरोसे पर हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लीट ट्रस्ट कर रहे हैं तो ही अकोमोडेशन में घुसे, पता पड़े कि निपटारा हो जाए तो वो समझना है। तो यहाँ पे अपने पास दो पार्टीज़ हैं, ए और बी, बोथ ऑफ देम नो ईच अदर, दे नीड फंड्स। तो ए ने बिल बनाया, बी ने साइन कर दिया। ए ने जाके बैंक से डिस्काउंट कराया, 3 महीने का बिल था, पैसे मिल गए। आधा पैसा रखा ए ने अपने पास, आधा पैसा दिया उसने बी को। तो ए अपना आधा पैसा इतने महीनों तक, 3 महीनों तक यूज़ करता रहा, बी अपना पैसा 3 महीनों तक यूज़ करता रहा। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो पेमेंट किसको करना है? बी को। तो बी को पैसा जो देना है तो आधा तो उसे अपनी तरफ से लगाना है, लेकिन बचा आधा हु हैज़ टू पे टू हुम? ए हैज़ टू पे टू बी। तो वो डेट आने पे सबसे पहले ए किसको पैसा देगा? बी को, आधा हिस्सा, और बी उसमें अपना शेयर जोड़ेगा और फिर किसको पेमेंट करेगा? बैंक। तो अगर ये इतना ईमानदारी से और प्यार से चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये अगर ईमानदारी से ना चले तो जो क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है? सिबिल, वो ख़राब हो जाती है। डेट आने पे पेमेंट अगर नहीं हो रहा तो सिबिल ख़राब हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल इमेज है उस पर असर पड़ जाता है। तो ये तो एक बात अपनी हो गई। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। अब इसमें हमारे पास मॉड्यूल में एक्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। I have got like around 3-4 questions and all of them are good questions. तो मैंने आपको जो important questions और bills of exchange की लिस्ट डाली है उसमें मैंने वो सब questions कवर करे हुए हैं। तो you should give time, write and do, it's important for you. एग्ज़ाम में आता है तो 10 नंबर का आता है सीधे और टफ पड़ जाता है अगर लिख के करके हम नहीं जाते तो। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू इज़ we will take up a question based on this only। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा इसको। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड गगन, अमन ड्रू अपॉन गगन अ बिल ऑफ 7,500 एट 3 months। बताओ मुझे ज़रा फटाफट से, ड्रॉर कौन बन रहा है? ठीक है, तो अमन इज़ दी ड्रॉर है एंड गगन इज़ दी ड्रॉई। तो ये समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद 3 महीने का बिल है, 7,500 का है, 1 अप्रैल को बना है। 1 अप्रैल से 3 महीने फटाक से गिन दो, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 दिन जोड़े 4 जुलाई। आगे, गगन एक्सेप्टेड द बिल, रिटर्न टू अमन हु गॉट इट डिस्काउंटेड इमीजिएटली। कितने रेट पर? 8%। डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल लो फटाफट से। 7,500 के बिल पे 8% लगेगा। 3 महीना वेटिंग पीरियड है बैंक के लिए, कितना? 150। तो 150 के चार्जेस कट गए। तो 7,500 में से 150 के चार्जेस कट गए तो बचा कितना? 7,350। अब आगे, अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट अमन एंड गगन शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1। तो इसका 2:1 में बांट लो। 7,350 इंटू 2/3 करो, कितना? 4,900। ऐसे ही आ रहा है। फिर करो 7,350 इंटू 1/3, 2,450। येस और नो? अब बच्चे अगर जो पैसे मिले हैं उसको ये लोग 2:1 के रेशो में बांट रहे हैं, तो जो ये 150 रुपये के चार्जेस लगे हैं इसको भी किस रेशो में बांटा जाएगा? 2:1। ठीक है, तो इसको करो इंटू 2/3, कितना आया? 100, इसका 50। तो एक तरीके से अमन के हाथ में 4,900 रुपीज़ आए, लेकिन 100 रुपये के चार्जेस इसके मत्थे पड़ेंगे, और दूसरे के पास हाथ में 2,450 आए और उसके सर पे डिस्काउंटिंग चार्जेस 50 के पड़ेंगे। आगे, ऑन द मैच्योरिटी डेट अमन ने गगन को पैसे दे दिए
और उसने बिल को पे कर दिया। बहुत मासूम क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया था। तो कह रहे हैं जर्नल एंट्री दोनों की बुक्स में पास करो। अब मेरे पास सोल्यूशन तो है, बट मैं आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे, कैलकुलेशन हम कर चुके, और अब आप तैयार हो जाइए। इन दी बुक्स ऑफ अमन, पहली एंट्री शांत। इन दी बुक्स ऑफ अमन, पहली एंट्री क्या पास होगी? आप बताओ लास्ट, बाकी अब पीछे। सब अपनी एंट्री फ्रेम कर लें। अमन की किताबों में पहली एंट्री क्या होगी? परफेक्ट, गुड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गगन, सेल्स परचेज या कुछ है नहीं तो सीधे बिल वाली एंट्री पे जाते हैं। वेरी नाइस, सिट डाउन। अमाउंट आएगा 7,500। नेक्स्ट बच्चा, इन द बुक्स ऑफ गगन व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? क्या 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 क्या? अमन, अमन टू बिल्स पे। गगन अपनी बुक्स में गगन कभी नहीं लिखेगा, ये याद रखने की बात। बैठिए। नेक्स्ट बच्चा, अब आप बताइए अमन अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या होगी? ऑनलाइन वाले बच्चे एंट्री पास करके मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। इट विल हेल्प यू बिकम लाइक मोर कॉन्फिडेंट इन द टॉपिक। गुड। बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नॉट बैड। अब ये बताओ कि चार्जेस कितने अपने? 150। तो बैंक में कितने रुपए आए होंगे? ये है ये, नो बैंक में कितने रुपए आएंगे? 7350। डिस्काउंटिंग चार्जेस 150 और टू बिल्स रिसीवेबल 7500। अभी बैंक से पैसा हमारे पास आया है। अब हिस्सा बाटी इसके बात करेंगे। बैठो। जब ये एंट्री हो रही है तब इन द बुक्स ऑफ गगन कोई एंट्री होगी क्या? खड़े हो, शांति से सोचो। जब बैंक के पास डिस्काउंटिंग करवाई तो अमन की बुक्स में तो एंट्री हो गई, गगन की बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन बोलो किस किस के बीच में है? अमन और बैंक। तो अमन और बैंक के ही पास एंट्री होगी। अब ये बताओ गगन नहीं, अब शेयर कैसे करें दोनों? 2:1 में। तो कौन पैसे भेजेगा? अमन भेजेगा। किसको भेजेगा? गगन को भेजेगा। तो अमन एंट्री क्या पास करे इस टाइम? सोचो क्या एंट्री करी जाए? पैसे भेज रहे हैं हम उसको। कोई ट्राई करना चाहेगा? बैठो, बोलो, खड़े हो जाओ प्लीज़। क्या एंट्री करेगा? गगन टू बैंक करेगा और चार्जेस भी भेज देंगे। तो अपन एक्चुअली एंट्री करेंगे गगन टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक में कितना देंगे उसको? 2450 और चार्जेस 50 और यहाँ कितना आएगा? 2500। दिस इज़ दी एंट्री। बैठो। यहाँ पे बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? रीज़न बोलो फटाफट। पैसे जा रहे हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों क्रेडिट हो रहे हैं? क्योंकि पहले इससे जस्ट ऊपर की एंट्री में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने से डेबिट करे? 150। कितने से डेबिट करे? 150। अब 150 पूरा हमारा थोड़ी ना है। जब हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो चार्जेस भी तुम रखो। तो हमने यहाँ पे चार्जेस कितने से रिवर्स कर दिए? 50। और यहाँ कितने गए हमारे पास से? 2450। और गगन को कितने से डेबिट कर दिया? 2500। और कोई अगर स्मार्टली देखे तो उसको दिखेगा कि यहाँ हमने गगन को कितने से क्रेडिट किया था? 7.5। डेबिट कितने से कर दिया? 250। अब इनके पास पैसे आएंगे, ये क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। चार्जेस इनके सर पे आए, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू कौन? अमन। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे की बात सुन लो। मैच्योरिटी डेट आई और अमन ने गगन को अपने हिस्से का पैसा भेज दिया। कौन एंट्री ट्राई कर सकता है? बोलो। गगन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट? कितना अमाउंट? 5000। गुड। बैठो। गगन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। क्यों ऐसा हो रहा है? टू बैंक क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा जा रहा है। कितना पैसा जाएगा? तो देखो अपने पास अमन ने कितने रुपए रखे थे? 4900 और 100 रुपये वो चार्जेस वाले। तो कितने रुपए उसको देने हैं? 5000। तो वो 5000 का अपना हिस्सा किसको दे देगा? गगन को, कि लो भाई मेरा कंट्रीब्यूशन। गगन भाई को पैसे मिलेंगे। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिला? अमन। कितना? 5000। अब ये पेमेंट किस चीज़ का करेंगे? बिल का।
तो ये बिल्स पेबल लाइबिलिटी खड़ी थी, तो बिल्स पेबल टू बैंक 7,500 रुपये बैंक को दे दिए, इनकी लाइबिलिटी क्लोज। तो वैसे ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसे ये एक्चुअली टफ है जिनकी एंट्रीज हिली हुई होती हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सो मच डिपेंडेंट ऑन द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ जर्नल एंट्री, नथिंग एल्स। इसको आप देखो, कोई एंट्री आपको लगे मैम रिपीट, तो आप बोल दीजिए। बोलो, लास्ट वाली गगन में, ये इसमें देखो बिल कितने रुपए का था, 7,500 का, अग्रीड। तो दोनों का हिस्सा क्या है, 2:1। तो अमन का हिस्सा क्या है, 7,500 इंटू 2/3 कितना निकला, 5,000। तो 5,000 था इसका हिस्सा। अब जब डेट ऑफ पेमेंट आई तो हम, अगर अमन है, हम गगन को कितना देंगे, 5,000। तो हम उसको 5 दे देना है कि भाई मेरा हिस्सा 5 था, ये 5 पकड़ो, तो अपने पैसे मिलाओ और पेमेंट कर देना, ठीक है। मानो कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ्रेंड है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, हमने कहा भाई प्लीज़ तुम्हारा कार्ड दे दो, हम उससे ख़रीद लें, डेट आने पे हम पैसे दे देंगे। अब मानो मंथ एंड के ऊपर उसका क्रेडिट कार्ड का बिल आया 10,000, जिसमें से हमारा जो पोर्शन था वो था 8,000। तो वो हमसे कहेगा भाई तेरा शेयर दे दे, तो हम 8 दे देंगे उसको, और फिर वो उसमें 2 मिलाएगा और 10 पे कर देगा। ऐसी बात है। अभी बिल के कितने रुपए जाने हैं, 7.5। तो अमन कहेगा भाई मेरा ये 5,000 का शेयर ये ले लो, उसने कहा ठीक 5 दे दो, उसने अपने 2.5 मिलाए, 7.5 गए। तो ये एंट्रीज यही बता रही हैं कि 5 मिले और 7.5 गए, ठीक है। आई थिंक दैट्स डन विद। तो अब ये हुआ हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया है, रिवाइज करवा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन